पाकिस्तान के आतंकियों से तो लड़ना आसान है, जब घर में ही कोई आतंकवादी निकले तब क्या हो। चिदंबरम ने क्यों की देसी विदेशी आतंकी की बात, जम्मू कश्मीर के एसपी ने दिया चिदंबरम को जवाब। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जरा सोचिए, आप एक घर में रह रहे हैं और आपके परिवार को किसी दूसरे गांव से खतरा है, तो क्या आप अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके परिवार को दूसरे गांव से खतरा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके ही परिवार का कोई शख्स दुश्मन गांव वालों के साथ मिलकर आपको ही मारने की साजिश करे तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हमारे देश हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, जहां मोदी सरकार को ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि भारत को पड़ोसी मुल्क आतंकी पाकिस्तान से खतरा है, वहां छुपे हुए आतंकवादियों से खतरा है, जिनसे निपटने के लिए मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसले लेने में जरा भी देरी नहीं लगाती। लेकिन जरा सोचिए, अपने ही घर यानी हिंदुस्तान में पल रहे आतंकवादियों से सरकार कैसे निपटे, जिन्हें पनाह देने वाले भी अपने ही हैं। गौर से देख लीजिए इन चेहरों को, जिनके नाम हैं डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये आतंकी कोई पाकिस्तान से नहीं आए, ये आतंकवादी यहीं हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान को ही बर्बाद करने का खतरनाक ख्वाब पालते हैं। लेकिन पूरी तरह से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। सुरक्षा एजेंसियों ने जब नकेल कसना शुरू किया तो घबराहट में आतंकी उमर ने दिल्ली में धमाका कर दिया, जिसमें 13 बेकसूर लोग मारे गए। वैसे तो भारत के लिए हर एक नागरिक की जान कीमती है, कोई भी आतंकी हमला ही होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वक्त रहते हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हरियाणा के फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद नहीं करती और इन आतंकियों को गिरफ्तार नहीं करती, तो हिंदुस्तान का क्या हाल करने वाले थे। यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते हो। ये कश्मीर पुलिस ने पहले से ही बता दिया था। ये ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या बौखलाहट है ये ब्लास्ट? देखिए, अभी तो हम कयास की बात करें। अच्छा। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिसके पास 3 टन अमोनियम नाइट्रेट हो, वो कुछ जाकर के पोटलियां ले जाकर के, हालांकि 100 मीटर में बहुत भयावह ब्लास्ट हुआ, 9 लोग हताहत हुए, चिथड़े पर खचे उड़ गए गाड़ियों के, स्टीयरिंग कहीं जा रहा है, मानव अंग कहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर ये इनके पास जो भंडारण था, जो पुलिस ने बरामदगी की है, कहीं अगर उसमें कामयाब हो जाते तो कितनी भयावह पिक्चर हो सकती थी। आप सुमित इसको देखिए। मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं मानता हूं। बहुत अच्छा काम था, लेकिन वही है कि जिसके 78% नंबर हैं, हम उम्मीद करते थे कि वो 99% या 100% ले आए। ये आतंकवादी कोई विदेश से नहीं आए, ये अपने ही देश हिंदुस्तान के हैं और यहीं डॉक्टर बनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। लेकिन कौन जानता था कि डॉक्टर के वेश में ये भगवान नहीं हैवान है। इन आतंकवादियों की हरकत देखकर ही कभी मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा, मैं पहलगाम हमले से पहले और बाद में यही कहता आया हूं कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, विदेश से प्रशिक्षित घुसपैठिए आतंकवादी और घरेलू आतंकवादी। मैंने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान भी यही कहा था। घरेलू आतंकवादियों के जिक्र पर मेरा मजाक उड़ाया गया और मुझे ट्रोल किया गया। पी चिदंबरम की बात यहां तो सही है कि आतंकवाद और आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक बाहरी आतंकवाद और दूसरा घरेलू आतंकवाद। बाहरी आतंकवाद से निपटना सरकार के लिए जितना आसान होता है, घरेलू आतंकवाद से निपटना उतना ही मुश्किल, क्योंकि घरेलू आतंकवाद के मामले में हमें ये नहीं पता होता कि अपने ही घर में कौन आतंकवाद का खेल खेल रहा है। लेकिन पी चिदंबरम ने इसी ट्वीट में आगे कह दिया कि मुझे कहना होगा कि सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली, क्योंकि सरकार जानती है कि घरेलू आतंकवादी भी होते हैं। इस ट्वीट का मकसद यह है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों, यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना देती हैं। अब पी चिदंबरम को कौन समझाए कि परिस्थिति कैसी भी हो, उन परिस्थितियों का सामना करने के बजाय आतंकवाद का रास्ता चुनने वाले ज्यादातर एक ही समुदाय के लोग होते हैं। फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो जाती हैं कि उनसे लड़ने की बजाय ये लोग जिस देश में रहते हैं उसी देश को जलाने पर आमदा हो जाते हैं। ऐसे लोगों का तो फिर चुन चुन कर एनकाउंटर कर देना चाहिए, 72 हुरों के पास भेज देना चाहिए। यही आतंकी मानसिकता वालों का असली इलाज हो सकता है। जम्मू कश्मीर के एसपी ने दिया चिदंबरम को जवाब।
टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल की चर्चा छिड़ी तो चिदंबरम कहने लगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना देती हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के एसपी प्रणव महाजन ने जवाब देते हुए कहा, सर पूरे आदर के साथ कहना चाहूंगा कि जब जब इस तरह की बहस होती है हम एक रक्षात्मक लहजे में चले जाते हैं। जैसे कि जब भी कोई भारतीय नागरिक अपराध या आतंक की राह पकड़ता है तो उसकी गलती नहीं बल्कि हमारे महान देश या उसके सिस्टम की गलती है। मानो देश ने उसके साथ अन्याय कर दिया हो। यही अपराध बोध वाला नैरेटिव हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। आतंकियों में पाई जाने वाली यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के हर कोने में मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और अमेरिका तक कई शिक्षित और संपन्न लोग आतंक की राह पर चले हैं। ओसामा बिन लादेन से लेकर लंदन और ब्रसेल्स के हमलावरों तक वे ना तो गरीबी के शिकार थे न उपेक्षा के। वे जहरीली विचारधाराओं और मजहबी ब्रेन वॉशिंग के शिकार थे। स्पष्ट है कि शिक्षा और आर्थिक समृद्धि किसी को कट्टरपंथ से बचाने की गारंटी नहीं देती। कई बार तो आतंकियों ने अपनी शिक्षा और संसाधनों का इस्तेमाल उन्हें और भी अधिक घातक बनने में किया है। डॉक्टर होने के बावजूद मुजम्मिल शकील, आदिल अहमद, उमर नबी जैसे आतंकवादियों ने जिस तरीके से आतंकवाद का रास्ता अपनाया, इसके बावजूद कांग्रेसी पी चिदंबरम कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी आतंकवादी बना देती हैं। उन्हें जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसर प्रणव महाजन ने कह दिया कि ना तो गरीबी के शिकार हैं न उपेक्षा के। वे जहरीली विचारधाराओं और मजहबी ब्रेन वॉशिंग के शिकार हैं। टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल के खुलासे के बाद कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर बहस का दौर चल रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि देश के अंदर बैठे दुश्मनों से आखिर कैसे निपटा जाए और कब तक निपटा जाए। एक तरफ पाकिस्तान की चुनौती है तो वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर आतंकवादियों से निपटने की बड़ी चुनौती। दो मोर्चे पर लड़ रहा देश आखिर घर के अंदर बैठे आतंकियों की पहचान कैसे करे, उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए। साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। आप गुंडों के साथ हैं, अगर आप गुंडों के साथ हैं तो भी कह दीजिए गुंडों के साथ हैं, क्योंकि हमारे पास कानून के तमाम प्राविधान हैं। आप एक बार कह करके देखिए कि आप चरमपंथी के साथ हैं, चरमपंथी के साथ हम आपकी जोड़ी तोड़ेंगे नहीं। ये तो जाएंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, आप भी जाएंगे जेल, और हल्के फुल्के चार्ज में नहीं जाएंगे। क्योंकि जब इतने बड़े आप पैरोकार, अलंबरदार और इतनी सहानुभूति और इतनी हमदर्दी है तो जेल में जाइए और एक साथ गम भरे नगमे कव्वाली गाइए वहाँ बैठ करके। बाहर रहने का कोई आपके लिए पर्पस नहीं है। पूरा कम्युनिटी आ जाएगा सड़कों पे बैठ के कव्वाली गाने के लिए। जब आ जाएगा तो देखा जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। जो प्राथमिकता पहले जो आएगा उसकी पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। और ऐसा नहीं, आपके साथ तो फरीदाबाद में हुआ है, और यही अगर आप चले जाते कहीं शोपियां चले जाते, मेवा चले जाते तो ये और भी ज़्यादा बुरा होता। लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। जब अरेस्ट करने जाते हैं तो लोग कहते हैं नो गो एरियाज़। हिंदुस्तान में ही नहीं, लंदन कहते हैं नो गो एरियाज़। तो ये आपके ऊपर है, नो गो एरियाज़ में आप नो गो रखेंगे या जा करके कहेंगे। अब यहाँ पे बता दूँ, जिसने जो समझता है कि कानून से ऊपर है, आज तय हो जाए कानून ऊपर है या तुम ऊपर हो। अब आज इसका फैसला हो ही जाए आज, और ये हमेशा हमने किया जहां रहा हूं। आज इसका फैसला हो जाए कानून ऊपर है या तुम ऊपर हो। कानून से ऊपर न कोई था और न कोई होगा। ये आपने वैसे कई बार फेस किया होगा, थोड़ा बताइए उसके बारे में, क्या कुछ करते थे? तमाम आप मेरे पॉडकास्ट देख लो जा करके, वो चाहे कानपुर हो या कहीं पर भी हो। वो मालूम पड़ता है कि जब एक दफ़ा उनको मालूम पड़ जाता है कि हंटर की चोट ऐसी पड़ेगी आप भूल जाएंगे सारा जज्बा। कहते हैं ना, ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए। समझ रहे हैं आप? ये इश्क का मजाज और गज़ल क्या होती है। महबूबा के कान में ऐसे अल्फाज कहिए जैसे हवा का एक झोंका कान को छूता हो चला जाए। तो ये मुलायमियत और वो वहाँ तक की उदारता तब तक चलती है जब तक मालूम पड़ा कि वहाँ पीछे कसाई नहीं खड़ा है। और हम किसी के दुश्मन थोड़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा भी कोई दुश्मन नहीं होगा। हमारा सीधा है, कानून और देश के खिलाफ अगर आपने कोई कार्रवाई की तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे बच्चू। याद रखना, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। और छाती पे मुंह वही बताया। नोगो एरियाज क्या होता है? हमारे इलाके में पीएससी कैसे लग गई? ये बताएं, आपका इलाका कौन सा है? क्या ताइवान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है? नहीं, वो हमारे यहाँ आज तक कभी पीएससी नहीं। ये गलतफहमी निकाल दीजिए। पीएससी हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, विदेश में भी जा सकती है, जहाँ सरकार चाहे। और ये मनमाने तरीके से अगर नक्शा आपने खींच लिया कि हमारे इलाके में, अब मैं बताता हूँ, पीएससी वहीं रहेगी जहाँ से पुलिस के ऊपर आक्रमण हुआ है। वहाँ पर चौकी भी रहेगी, वहाँ पिल बॉक्स भी रहेंगे और वहाँ पर मोर्चे भी बनेंगे। और मेरा चैलेंज है, आप आ करके देख लीजिए अगर आपको मटिया मीट न कर दिया जाए।
आखिरी सवाल आपसे कि इसका बदला कैसे लिया जाए? मोदी जी ने तो बोल दिया बदला लिया जाएगा। जो भी पीछे षड्यंत्र था उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या ऑपरेशन 2.0 करने को तैयार है भारतीय सेना और सरकार को करना चाहिए इस पे? ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हाँ, मैं ऑपरेशन सिंदूर 2 तो छोड़ दीजिए। इस वक्त आपको एक मिसाल कायम करनी चाहिए, और जैसे मिसाल इजराइल ने कायम की है। आपने जो प्रश्न किया है वो अकेले भारत की समस्या तो है नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। अगर विश्व की समस्या है तो इंटरनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया कहाँ है, तो अगर आप कहेंगे इजराइल और चीन, तो आप उनसे सीख लीजिए। हम तो दुश्मनों से भी सीखते हैं, हम चीन से भी सीखेंगे, हम इजराइल से भी सीखेंगे, रोमानिया से भी सीखेंगे। सबका एक तो आइडेंटिफिकेशन, जो सीए का हम नहीं दिखाएंगे पर्चे, हम एनआरसी नहीं होने देंगे। क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनके ही तिनके नहीं, झाड़ ही झाड़ है। सबकी चिन्हित होंगे, सीसीटीवी स्मार्ट होगा, जो सिंगापुर में चिन्हीकरण होता है, और अगर होता है तो जैसे अमेरिका का पेट्रियट्स एक्ट है, वैसे ही भारत में जो हमारा यूएपीए है, सजाए मौत तो है ही है, लेकिन 50 साल से लेकर 100 साल तक की कैद का भी प्राविधान होना चाहिए। एक चीज, अब घर में घुस के मारने की बात है, तो भाई ये देखिए, आपसे मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ, अब मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ। आप कहेंगे आप तो बुजुर्ग हो, ताऊ, आप तो कही दोगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार उनका, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, भाई है तो है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप रोज आ करके इस तरीके के चाकू भोंके 9-10 लोगों को मारते रहें, हमारे बच्चे चैन से घर न जा सकें, दफ्तर से घर न आ सकें, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सफ़र न कर सके और भय में जीते, तो एक बार फिर फैसला हो ही जाए इस पार उस पार का। हम हर तरीके की क्षति झेलने को तैयार हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप कह सकते हैं आप तो बुजुर्ग हो, आपने तो जिंदगी देख ली, लेकिन जब मैं आपकी उम्र का, तब भी मेरा यही जज्बा था कि एक बार इसका फैसला हो ही जाए कि ये आतताई रहेंगे या मैं रहूँगा, क्योंकि अब वो समय आ गया, अब दोनों नहीं रह सकते हैं। और देश को भी चाहिए कि आप जितने भी नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक पुलिस अधिकारी है बिना वर्दी के, और बिना वर्दी के पुलिस अधिकारी के जो कर्तव्य हैं, सूचना तंत्र को मजबूत करें। संदिग्ध चीज़ें जैसे फरीदाबाद में गाड़ी का खड़ा होना, गाड़ी का इस तरीके का बता देते, तो ये चीज़ नेस्तनाबूद हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि इस तरीके से घटना है। उम्मीद है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। आप आखिरी में जनता को और लोगों को क्या कहना, जो उस कम्युनिटी को क्या कहना चाहोगे जो इनको सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले जनता को जागते रहो। भारत एक वो देश है जिसके ऊपर जिसने भी कभी कुदृष्टि उठाई वो मटिया मेठी हुआ। प्रत्येक नागरिक पुलिस अधिकारी है सादे वस्त्रों में, और पुलिस के जो कर्तव्य है, कोई भी चीज़ संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु हो तो उसकी सूचना 112 के ऊपर सबसे नज़दीक के थाने में ज़रूर दें, अपने अधिकारियों को समझें। ये दुर्घटना बच सकती थी अगर फरीदाबाद में जहां भंडारण हुआ, जहां मकान किराए पर दिया गया, सहारनपुर में जो डॉक्टर गया जहां प्रैक्टिस की, अगर जनता ने शिकायत कर दी होती, पुलिस ने आक्रामक होकर कार्रवाई कर दी होती, तो ये 9 लोगों की जानें, मेरा अपना मत है, बच सकते थे। जागरूक रहें, सतर्क रहें, और मैं यही कहूँगा, जागते रहो। थैंक यू सो मच सर।